हेलो फ्रेंड्स, क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन भी फेल हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, फेल हो सकता है। अब कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा? मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको दूरबीन वाले ऑपरेशन कब कब फेल हो सकते हैं बताने जा रही हूँ। दूरबीन वाला ऑपरेशन कुछ स्थितियों में फेल हो सकता है, जिससे कि यदि पेशेंट का फिटनेस अभी नहीं मिल रहा हो, यानी कि अगर पेशेंट का कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, पेशेंट बहुत ज्यादा अस्थमैटिक हो, पेशेंट की पुरानी टीबी की वजह से उसके फेफड़े डैमेज हो चुके हों और उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, ऐसी स्थिति में हम लोगों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करना मुश्किल हो जाता है या असंभव सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको जनरल एनेस्थीसिया प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते हैं तो फिर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम बोलें कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ये प्रॉपर फेलियर नहीं है, ये पेशेंट के फिटनेस का फेलियर होता है, बट ऐसी स्थिति में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड सी हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में कई बार हमें हाथ वाले ऑपरेशन का डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देके यानी कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के सर्जरी कंप्लीट कर ली जाती है। उसमें फेफड़ों पर इतना जोर नहीं आता है। दूसरा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर हम पेट के अंदर CO2 गैस डालते हैं, पेट को फुलाते हैं और वो CO2 गैस के कारण ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम आता है और जो फेफड़ों का मरीज है, जो हार्ट का मरीज है, उन लोगों के लिए सेफ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। तीसरा, पेट के अंदर प्रेशर बढ़ाने से जो डायाफ्राम होता है, जो सांस की मसल होती है, उसका मूवमेंट कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में फिर सांस का लेवल डाउन आता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल डाउन आता है, क्योंकि फेफड़े पूरी तरीके से फूल नहीं पाते हैं और जो फेफड़े ऑलरेडी डैमेज्ड हैं तो उनमें फिर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में फिर ऑक्सीजन का लेवल डाउन आता है, जो कि मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में फिर हमें लेप्रोस्कोपिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। चौथा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर थोड़ा हेड डाउन पोजीशन दी जाती है। अगेन उसके कारण हार्ट और फेफड़ों पर जोर पड़ता है, तो जो हार्ट और फेफड़ों का मरीज है उनके लिए लेप्रोस्कोपी कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाती है। तो ये तो एक बात हुई कि जो हार्ट और फेफड़ों का मरीज है उन लोगों को लेप्रोस्कोपी के लिए हाई रिस्क हो जाती है। दूसरा, उन लोगों के लिए रिस्की होने के साथ साथ कई बार फिटनेस नहीं मिलने के कारण लेप्रोस्कोपी कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाती है। दूसरे वो मरीज होते हैं जिनकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वजन काफी ज्यादा होता है, यानी कि 150-200 किलो के जो मरीज होते हैं उनमें भी लेप्रोस्कोपी कई बार फेल हो जाती है, क्योंकि उनका जो एब्डोमेन का वॉल है, जो पेट का दीवार है, वो इतना मोटा होता है, कई बार इतना बड़ा होता है, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। वो उसके अंदर जो छेद बनाने के लिए हम ट्रोकार डालते हैं, जिससे कि हम दूरबीन अंदर डालते हैं, वो ही अंदर नहीं जा पाता। तो बहुत सारे लोग जो कि एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है या जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अपने करियर की शुरुआत की है, कई बार वो ऐसा पेशेंट ले तो लेते हैं या कई बार पेशेंट उनको चूज कर लेता है, क्योंकि पेशेंट को ये बात नहीं पता होती किसके लिए हमें एक ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इस ऑपरेशन को पहले भी कई बार हैंडल कर चुके हों या जिनका एक्सपीरियंस लेवल काफी ज्यादा हो, जो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हो, तो उनको चूज करना चाहिए। लेकिन कई बार बिगनिंग लेवल की वजह से या कम एक्सपीरियंस डॉक्टर या किसी और कारणवश ओबीज मरीज के अंदर, यानी कि जो हेल्दी मरीज होते हैं जिनका वजन 150-200 किलो के आसपास होता है, उनमें हम लोग एक्सेस नहीं क्रिएट कर पाते, यानी कि ट्रोकार नहीं डाल पाते, तो ऐसी स्थिति में फिर उनकी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। तीसरा, यदि उन्हीं मरीजों के अंदर आपने एक्सेस क्रिएट कर लिया तो कई बार जो इंस्ट्रूमेंट का जो लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर होता है, तो वो ही छोटा पड़ जाता है, क्योंकि पेट का साइज इतना बड़ा होता है और अंदर इतना ज्यादा फैट होता है कि वो संभलता ही नहीं है, यानी कि हर बार बीच में बार बार फैट आता रहता है। तो ऐसी स्थिति के कारण हमें वो जो ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन होता है, जैसे कि यूट्रस है, ओवरीज है, वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत ज्यादा हेड डाउन नहीं दे पाते, क्योंकि उनका अगेन फेफड़ों पर और हार्ट पे जोर पड़ता है, तो बहुत ज्यादा हेड डाउन पोजीशन नहीं जाती। उनका शॉर्ट नेक होता है, उसकी वजह से उनमें गले की ट्यूब की पोजीशन भी बहुत क्रिटिकल होती है और ऐसी स्थिति में उनको वेंटिलेटर पे रखना भी थोड़ा रिस्की होता है। वजन के चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं और कई बार सर्जरी रोकनी पड़ जाती है, फेल हो जाती है, कई बार सर्जरी पूरी नहीं हो पाती है और उनकी ओपन सर्जरी हो जाती है। लेकिन ओबीज मरीजों के लिए जिनका फैट काफी ज्यादा है, यदि उनकी ओपन सर्जरी होती है तो वो उनके लिए वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, क्योंकि वो टाँके उनके कभी भर ही नहीं पाते। 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं उनके टाँके भरने में, उनकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है और उनकी रिकवरी में कई बार तो 6-6 महीने या साल भर लग जाता है। उनके लिए लेप्रोस्कोपी एक्चुअली में बून है कि अगर ओबीज मरीज है, इसका वजन 150 किलो के ऊपर है और अगर आपने उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दी तो उसकी रिकवरी इतनी फास्ट होती है, क्योंकि चीरा नहीं लगा, टाँका नहीं लगा, चीरा भरने की, पकने की कोई समस्या नहीं क्रिएट होती है, रिकवरी 2 से 3 दिन के अंदर हो जाती है और पेशेंट घूमने फिरने लग जाता है। ओबीज मरीज यदि बेड पे लेटा रहता है तो उसकी आर्टरीज के अंदर, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर खून के क्लॉट होने की समस्या भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ओबीज मरीज को अपनी सर्जरी कराने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि मैं अपनी सर्जरी किस सर्जन से कराऊं, और हमेशा ये चेक करना चाहिए कि उसके पास 3D लेप्रोस्कोपी है, उसके पास सिस्टम पूरा स्ट्रांग है, उसके पास बैकअप पूरा है कंप्लीटली, और हार्ट और लंग्स को प्रॉपर तरीके से वो लोग मैनेज कर सकते हैं
और उसको इतने ओबीज मरीज हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास ओबीज मरीजों को करने के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट हैं या नहीं है, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो आपकी सर्जरी डेफिनेटली बीच में रुक जाएगी, या हो सकता है कि अंडर करने के तुरंत बाद ही आपको वो बोल दे कि सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो ये डिसीजन लेते समय आपको एक बार डॉक्टर और हॉस्पिटल का बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। तीसरे वो मरीज होते हैं जिनकी कि पहले बहुत मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हैं, यानी कि एडिशंस हैं, अंदर काफी ज्यादा आंतें चिपकी हुई है और ओमेंटम चिपका हुआ, और इसको हम फ्रोजन पेल्विस या फ्रोजन एब्डोमेन कहते हैं, यानी कि अंदर से सब कुछ फ्रीज्ड है और उसमें हम लोग ट्रोकार डाल लेते हैं, अंदर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि अंदर सब कुछ चिपका हुआ होने के कारण हमें काम करने का स्पेस नहीं मिलता। अब अगेन यदि यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, 3D लेप्रोस्कोपी नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करने में फिर बहुत दिक्कत आती है और कई बार वो लोग इसको नहीं सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाते, यानी कि दूरबीन वाला ऑपरेशन वो लोग कह देते हैं कि भाई दूरबीन वाला ऑपरेशन अब नहीं हो पाएगा और हमें इसकी ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अगेन आप फिर लैंड अप करते हैं ओपन सर्जरी के अंदर, और ओपन सर्जरी भी जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होगी, और ऐसी स्थिति में अगेन हो सकता है कि आपके कोई इंटेस्टाइन का डैमेज हो, अगेन आपका हो सकता है कि इनकम्प्लीट ऑपरेशन हो। तो ये भी आपको फिर अगेन अगर आपके पहले ऐसी कोई हिस्ट्रीज है तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर डॉक्टर, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर चूज करना चाहिए। चौथी स्थिति उन लोगों के साथ होती है प्रॉब्लम जिनको पहले से ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि जिनको आंतों का टीबी है, पेट का टीबी है, बच्चेदानी का टीबी है, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि वो भी एक फ्रोजन पेल्विस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और उसमें जो आंतें होती है वो पेट की दीवारों के पास ऊपर जाके चिपक जाती है, सारी की सारी नीचे की चीजें ऊपर जाके चिपक जाती हैं। जैसे हम टोकार डालते हैं सीधा आंतों के अंदर छेद होता है और हमें पता तक नहीं चलता कई बार कि आंतों में छेद हो गया है और उसके बावजूद हमें अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में फिर हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। वो जो आंतें सारी चिपकी हुई है उनको प्रॉपरली एक एक करके सेपरेट करनी पड़ती है, और अगर कोई आंत डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर भी करना पड़ता है। तो जो टीबी का मरीज है वो भी प्रॉपरली सोच समझ के सर्जरी कराए, क्योंकि अंदर एकदम 100% फ्रोजन पेल्विस मिलता है और उसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। बहुत से केस हमारे पास ऐसे पहुंचते हैं कि जो ऑलरेडी कहीं पे ऑपरेट होने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा चुके हैं, उनको टेबल पे ले लिया जाता है, एनेस्थेसिया दे दिया जाता है, उसके बाद चीरा लगा दिया जाता है, खोल दिया जाता है, और उसके बाद भी बोल देते हैं कि साहब अब आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर सब चिपका हुआ है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे पास इतनी साधन सुविधा नहीं है। तो इसलिए आपके भी यदि कोई ऐसी कोई बीमारी जैसे कि फ्रोजन पेल्विस है, बहुत सारी सर्जरीज पहले हो चुकी है, टीबी हो चुका है, आपको ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसी स्थिति में आप फिर एक एक्सपर्ट डॉक्टर चुनिए, 3D लेप्रोस्कोपी चूज कीजिए ताकि आपकी सर्जरी के कंप्लीट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सके। कोई भी डॉक्टर 100% तरीके से नहीं कह सकता कि मैं ये सर्जरी कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी आप एवरेज चेक कीजिए कि किस डॉक्टर की सक्सेस रेट कितनी है या कितने सर्जरीज वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड करता है। उसके बाद आप सर्जरी के लिए इस डॉक्टर को चूज कीजिए। पांचवी प्रॉब्लम उन लोगों की होती है कि जिनकी गांठें काफी ज्यादा है या बहुत बड़ी गांठ है, जैसे कि किसी की 3 किलो की गांठ है, 4 किलो की गांठ है या 5 किलो की गांठ है। ऐसी गांठ को दूरबीन से निकालना लगभग असंभव सा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी गांठ को लेप्रोस्कोपी की चीजों से हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेट के अंदर जगह नहीं होती है। पेट के अंदर जैसे हम गैस डालते हैं उसके बाद वो पूरा का पूरा पेट उस बड़ी गांठ से भरा हुआ दिखता है। बहुत छोटी छोटी जगह होती है इसमें कि हमें बहुत ही मिनिमम मिलीमीटर टू मिलीमीटर स्पेस डिसेक्शन करके उसमें स्पेस बनाना पड़ता है। फिर उस गांठ को हम सेपरेट कर पाते हैं और फिर उस गांठ को बाहर निकालना में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि 1-2 सेंटीमीटर के छोटे 6 से 5 किलो की 4 किलो की गांठ कैसे बाहर निकलेगी। उसके लिए एक रिबन टेक्निक होती है, मॉर्सिलेशन होता है, एक मॉर्सिलेटर आता है, एक मशीन आती है जिससे कि उसे कट करके रिबन बना के उसे बाहर निकाला जाता है। अब हर इंसान के पास एक मॉर्सिलेटर होना चाहिए जो सर्जरी को कर रहा है, उसको काट के निकालने के लिए वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए। और यहाँ तक पहुंचने से पहले तो उस गांठ को यूट्रस से सेपरेट करना या ओवरी से सेपरेट करना भी अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो यदि आपकी गांठ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिसमें लेप्रोस्कोपी फेल होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर तो पहले ही मना कर देते हैं कि आपकी इतनी बड़ी गांठ है जो दूरबीन से निकलना संभव नहीं है। बट ऐसा नहीं कि असंभव ही हो गया है, कोई ना कोई इंसान आपको इस दुनिया में मिलेगा जो उस बड़ी गांठ को भी दूरबीन से निकाल पाएगा। जरूरी नहीं है कि हर इंसान सक्सेसफुल हो पाएगा, और जो एक डॉक्टर ये क्लेम कर रहा है कि मैं निकाल दूंगा, 1-2% चांसेस उसके भी फेल होने के हो सकते हैं। बट फिर भी यदि कोई कहता है कि मैं 98% निकाल दूंगा तो डेफिनेटली फिर भी उसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि उस गांठ को अच्छे से सक्सेसफुली हैंडल करके बाहर निकाल सके। आज तक का हमारा रिकॉर्ड है 5.5 किलो की गांठ को यूट्रस के साथ निकालने का, जिसमें हमने सेफ्टी से दूरबीन से पूरी गांठ को ऑपरेट किया, बाहर निकाला
और पेशेंट भी ठीक रहा। दूसरा, एक 3.5 किलो का फाइब्रॉइड हमने यूट्रस से निकाला और उसको सेपरेट करके बाहर निकाला। ओवरी के एक 36 सेंटीमीटर की गांठ को हमने ओवरी से सेपरेट करके ओवरी को बचाते हुए उसको निकाला। कई बार हमने प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी ऑपरेट किए हैं, जिसमें कि हमने 7 महीने के बच्चे के साथ भी गांठ ऑपरेट की है, 8 महीने के बच्चे के साथ भी गांठें ऑपरेट की है। 8 महीने का जब बच्चा पेट में होता है तो ऑलरेडी उसमें जगह नहीं होती और उसके ऊपर अगर 20-30 सेंटीमीटर की कोई गांठ बन गई तो आप सोचो कि टमी का साइज क्या हो जाएगा, और उसमें स्पेस नाम की तो चीज़ ही नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही सोच समझ कर तरीके से ऑपरेशन करना पड़ता है। माइनर मिलीमीटर टू मिलीमीटर डिसेक्शन करके उस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ में कोई आपको ओवरी में सिस्ट हो गई है या ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जो आपको बहुत ज़्यादा पेन कर रही है और आपको ऑपरेट कराना है, अगेन उसमें फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि तो बच्चा रिस्क पे आ जाता है, दूसरा उसमें स्पेस कम होने के कारण बच्चा और यूट्रस का डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, और तीसरा यदि किसी भी कारणवश यदि वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाता तो आपका पहले ऑपरेशन हो जाएगा, उसमें आपकी गांठ निकाली जाएगी और हो सकता है कि 1 महीने बाद ही जब आपका डिलीवरी का टाइम आए तो अगेन आपको सिजेरियन कराना पड़े। तो ये आपके लिए डबल ऑपरेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार आप ये देखेंगे कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती है जहां लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फेल हो सकती है। 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हर इंसान के प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, हर सर्जरी के हर टेक्निक के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन कोई ना कोई इंसान होता है जो उसको सक्सेसफुल तरीके से कर सकता है। तो आपको वो इंसान ढूंढना है, वो हॉस्पिटल ढूंढना है जहाँ आपका बिगड़े से बिगड़ा केस भी तरीके से सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए, तरीके से वो एग्जीक्यूट कर पाए, और आपके परिवार की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखते हुए बीमारी को पूरा रेडिकली निकाल पाए। यानी कि बीमारी पर पूरा जोर और आपकी सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कंप्लीट तरीके से कर पाए। तो यदि आपको भी कोई बड़ी गांठ है, आपका वजन ज्यादा है, आपके पहले काफी सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, आपको डीप एंडोमेट्रियोसिस है, पेल्विक फ्लोर का कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको पहले ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, या आपको कोई हार्ट और लंग की बीमारी है, तो इन सारी चीजों के अंदर लेप्रोस्कोपी फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर और एक्सपर्ट हॉस्पिटल आपको चूज करना चाहिए, जहां एक पूरी टीम हो जो किस तरीके के चीजों को हैंडल करने का, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, मटेरियल हो, साधन सुविधा हो, सिस्टम हो, बैकअप हो, तभी आपकी एक सर्जरी कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि कोई एक डॉक्टर कंप्लीट सर्जरी नहीं कर सकता, उसके लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है, उसके बाद ही ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी तरीके से हो पाती है। थैंक यू।